नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारत में हर तरफ कोरोना का जिक्र जारी है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार बढ़ोतरी भी जारी है, लेकिन इसी बीच भारत में जो दूसरी बीमारियां हैं, ऐसा लगता है कि उससे अब लोग पीड़ित नहीं हैं, या तो पीड़ित अगर हैं भी वो हाशिए पर चले गए हैं। सारा फोकस कोरोना पर है। कोरोना के कारण दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना वायरस के पहले 3 हफ्ते के दौरान टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हर हफ्ते रजिस्टर करने वाले मरीजों की तादाद में 75% गिरावट आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी 75% कम हो गई है। इसका ये मतलब है कि रजिस्टर करने वाले मरीजों में 75% की गिरावट आई, क्योंकि फोकस, प्रायोरिटी, प्राथमिकता कोरोना वायरस को दी जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि इस गिरावट के कारण, ये जो संख्या में गिरावट आई है, टीबी से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। जब इलाज नहीं होगा तो लोग मरेंगे और तादाद बढ़ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीबी के केस डिटेक्ट होने और इलाज में मिलने हुई देरी के कारण लोगों की मौत होगी। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक दुनिया के 27% ट्यूबरकुलोसिस के मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले टीबी को गरीबों की बीमारी माना जाता था। ये कई गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों को भी होती है और एक क्योरेबल है। ये इसका इलाज है, लोग ठीक होते हैं, लेकिन जब उनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा तो मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। भारत में हर दिन करीब 1200 लोगों की मौत इस बीमारी से होती है, टीबी से। भारत में हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा लोग टीबी का शिकार होते हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए हैं सीनियर डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर पुनीत बेदी। डॉक्टर बेदी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक महामारी को रोकने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, क्या हम एक दूसरी महामारी को न्योता दे रहे हैं एक तरह से? क्योंकि टीबी से होने वाली मौत की तादाद भी छोटी नहीं है, या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों को झेल पाने की हालत में नहीं है? दोनों बातें हैं। हेल्थ सिस्टम हमेशा ही से ही कमज़ोर था, कोरोना ने बिल्कुल उसको एक्सपोज कर दिया है। और दूसरी जो रिस्पॉन्स आया है कोरोना का, बहुत देर तक हम डिनाइल में रहे और उसके बाद काफ़ी जो एक्सप्लोसिव सा रिस्पॉन्स आया है, जैसे कि और कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो एक लॉजिकल है सारी दुनिया में जो हुआ है कि रूटीन प्रोसीजर जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है या हर्निया है, जो साल 6 महीने आराम से टाला जा सकता है, उनको अब टालने की कोशिश की जा रही है हर सारी दुनिया में। लेकिन जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिनकी, जैसे प्रेगनेंसी है या जैसे हैंडीकैप लोग हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं, उनका तो इलाज हम नहीं रोक सकते ना। तो वो जो प्रायोरिटीज कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो कई हॉस्पिटल्स ने तो बिल्कुल पेशेंट्स लेने से ही मना कर दिया है, नॉन कोरोना पेशेंट्स, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी और छोटे क्लिनिक्स भी। और जो जा रहे हैं उनके लिए ये लॉकडाउन के कारण आना जाना असंभव है बिल्कुल। जो गरीब लोग हैं वो किसी भी साधन से नहीं जा सकते। जो प्राइवेट अपनी जिनकी गाड़ियां हैं वो जा सकते हैं पुलिस वगैरह से रिक्वेस्ट करके, लेकिन पेशेंट फॉल बहुत कम हो गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और पिछले 2-3 साल में एक ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आए हैं, जो प्राइवेट सी छोटी सी गाड़ियां आपने देखी होंगी दिल्ली में, टुई टुई करके इधर उधर घूमती है, जो रेगुलर एम्बुलेंसेज नहीं है पर पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कह सकते हैं। उन्होंने मनमाने दाम ले शुरू करना उन लोगों से जो जिनको अस्पताल जाना ही पड़ता है किसी कारण से। सो एक्सेसिबिलिटी का मैं आगे बढ़ता प्रॉब्लम हूं, है, अवेलेबिलिटी का मतलब प्रॉब्लम है, और जी प्रायोरिटाइज का। जी, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा आपने क्या बताया? एक्सेसिबिलिटी का। अगर डॉक्टर अवेलेबल भी है तो डॉक्टर पेशेंट के पास आने जाने के साधन नहीं है। तो हो क्या रहा है कि डॉक्टर जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अस्पताल से अस्पताल दर दर भटकता रहता है, और जो अफोर्ड कर भी सकता है वो किसी भी कारण, और हम सब जानते हैं इस देश में बहुत अच्छे और बहुत एवरेज डॉक्टर्स भी होते हैं, तो जो पे भी कर सकते हैं
वो उसी डॉक्टर पे जा रहे हैं जो भी उनको मिल रहा है इमरजेंसी में। इसमें सबसे ज्यादा क्लासिकली प्रेगनेंसी केयर में जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी, प्रेगनेंसी केयर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि जो दूसरी बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनको डॉक्टर्स छूने तक को तैयार नहीं है कि पहले आप कोविड का अपना टेस्ट दिखाइए। आगरा में घटनाएं हुई हैं ऐसी, मर गए हैं लोग ऐसे, और जगह पर भी हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के दौरान आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, इसके दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक अलग अलग बीमारियों के इलाज से जुड़ी 825 यूनिक क्रिटिकल नॉन कोविड प्रोसीजर्स जो हैं, प्रोसीजर्स में मतलब इलाज भी शामिल है, ऑपरेशन भी शामिल है, 825 यूनिक क्रिटिकल नॉन कोविड प्रोसीजर्स जो हैं में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फरवरी से अप्रैल के दौरान 20% की गिरावट आई है। जो कोरोना के केसेस नहीं थे लेकिन वैसे 825 यूनिक क्रिटिकल थे, उसमें 20% की गिरावट आई है। इसकी वजह डॉक्टर बेदी आपको बता भी रहे कि एक तो जा नहीं पा रहे, दूसरे अस्पताल भी लेने से मना कर रहे हैं, दूसरी बीमारियां जिनको हैं जो टल सकती हैं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स जैसे होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनको डायलिसिस चाहिए, जिनको कैंसर है, जिनको और बीमारियां हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उसमें कमी आ रही है। कैंसर से जुड़े इलाज में 57% की गिरावट आई है। कार्डियोलॉजी में 76% की गिरावट आई है। जिनको दिल की बीमारी है, वो भी नहीं पहुंच पा रहे, उनको लिया भी नहीं जा रहा। गायनेकोलॉजी में, ऑब्स्टेटिक्स में कितनी गिरावट आई है? हमारी फिगर्स तो 26% कहती हैं, डॉक्टर बेदी बेहतर जानते हैं, बताएंगे। आयुष्मान भारत योजना में देश भर के 21,300 अस्पताल जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान दूसरी बीमारियों के मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन संभावना ये भी है कि जब कोरोना खत्म होगा वैसे ही दूसरी बीमारियों के मरीजों का बोझ भी अस्पतालों पर बढ़ता चला जाएगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये डॉक्टर बेदी, क्या कोरोना वायरस के दौरान दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भारत में उनके अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया? आपने कहा कि जो डॉक्टर जिसको मिलता है उसके पास चला जाता है, लेकिन ये तो कोई नीति आपको दिखती है, पॉलिसी है इसके पीछे? एक छोटे कुछ समय लेके मैं आयुष की बात करना चाहूंगा। ये बड़े बाजे गाजे के साथ ये अनाउंस हुई थी स्कीम। जी मैंने 1 साल से इसकी वेबसाइट को ट्रैक कर रहा हूँ। इसमें कोई भी पॉलिसी क्लैरिफाइड नहीं है वेबसाइट पे। एक लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स है और एक पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलेगा या नहीं, और लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है। ये कितनी स्कीम चल रही है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के क्लेम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। इनका ऑडिट कौन कर रहा है हमें नहीं मालूम, बाकी जैसे ये सरकार चल रही है। तो आयुष के अंडर स्कीम अगर कोरोना प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर, कैटरैक्ट, ये सब प्रोसीजर्स कम होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन टीबी और रीनल फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियां कम होंगी, ये नहीं माना जा सकता। इसका मतलब हेल्थ केयर बहुत लॉपसाइडेड हो गई है। तो इसमें दो चीजें हैं। पेशेंट भी अस्पताल जाने से डर रहा है, उसे लग रहा है कि अस्पताल में उसको कोरोना वायरस हो जाएगा, और जी डॉक्टर्स भी स्पेशली जो हमारी उम्र या हमसे बड़े हैं, वो उनको डर लगता है कि उनको कोरोना हो जाएगा तो उनकी जान को खतरा है। तो ऑफिशियली और फिर लॉकडाउन है, तो जो रूटीन प्रोसीजर्स थे, अब जैसे एक हैंडीकैप बच्चा है उसको अस्पताल ले जाना है तो अकेले नहीं जाता, वो उसके पूरा पैराफर्नेलिया होता है। या कैंसर मरीज है एडवांस स्टेज पे, तो उसके लिए पूरा उसके साथ अटेंडेंस चाहिए होते हैं। तो उनकी एंट्री बहुत हॉस्पिटल्स ने, पब्लिक हॉस्पिटल्स ने बंद कर दी कि सिर्फ पेशेंट आएगा और अटेंडेंट नहीं आएगा। तो छोटे बच्चे, हैंडीकैप लोग और सीरियस मरीज अकेले नहीं आ सकते। तो कुछ पॉलिसी लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। और एक्सेस टू आयुष में क्योंकि इतने लोग, कोई सड़कों पे चल रहा है, कोई भूखा मर रहा है, तो कहाँ से वो अपना आधार ढूंढेंगे, कहाँ से वो पर्टिकुलर अस्पताल ढूंढेंगे जहाँ पे आयुष वैलिड होगा ये, और कहाँ से वो पहले वेबसाइट पे चेक करेंगे जी उनको अवेलेबिलिटी है। एट बेस्ट कहते हैं 50 करोड़ लोग कवर थे, तो बाकी 80-85 लोग का क्या हो, करोड़ का क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। तो ऑब्वियसली वो स्कीम्स जी भी एडिक्वेट थी, और उसमें लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स सब प्राइवेट प्रैक्टिस बेस्ड थे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ से गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना पल्ला छुड़ा लिया है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में कुछ प्रोसीजर्स ही प्रमोट करते हैं जिसमें पैसे बनते जी हैं, लेकिन बीमारी और महामारी का इलाज उनका पार्ट नहीं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस
और कोरोना जैसी चीजें ये प्रायोरिटी में नहीं जी होती प्राइवेट प्रैक्टिस के। या जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत में कोरोना वायरस के मामले 49,000 के पार जा चुके हैं। अब तक इस वायरस से 1600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 5 मई को भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,875 मामले सामने आए। 5 मई को, कल की बात है ये, 24 घंटे में। तो टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले एक्सपोनेंशियल रेट से आगे बढ़ रहे हैं। ये हम शुरू से ही कहते आए हैं, ये कोई मतलब जो प्रोग्रेशन है ये एक्सपोनेंशियल है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 नहीं है। ये 1 से 2, 2 से 20, 20 से 60 एक्सपोनेंशियली एकदम ऊपर जा रहे हैं ये। क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जेकब जॉन कहते हैं कि ये एक अवलांश की शुरुआत है। अवलांश जैसे भूस्खलन होता है जब पहाड़ गिरते हैं, ये उसकी तरह है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों की असल संख्या अब तक नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सरकार उनका टेस्ट जो कर रही है उन्हीं का ही टेस्ट कर रही है जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए या जिनमें गंभीर लक्षण हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील के मुताबिक लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना के संक्रमण जो है, इन्फेक्शन, उसकी रफ्तार तो धीमी हुई है, पर हम केसेस को बढ़ने से नहीं रोक पाए हैं। लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के बाद एक्सपर्ट्स मानते हैं कोरोना वायरस के मामले अभी और बढ़ेंगे। उनके मुताबिक वैक्सीन के बिना ये वायरस फैलता जाएगा और करीब 60% लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर बेरी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, भारत में कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन में छूट गलत वक्त पर दी गई या लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की? अब इस वक्त कुछ लॉकडाउन चल रहा है, कुछ हर्ड इम्यूनिटी चल रही है, ये सोचा समझा है या अंधेरे में हाथ पांव मारने की कोशिश है? आई थिंक कि ना तो लॉकडाउन कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी का पार्ट था, और ना अब ओपनिंग द लॉकडाउन कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। रेवेन्यू कम हुआ तो दारू की दुकान खोल दी, एमएसएमई से प्रेशर आया तो कुछ फैक्ट्रीज खोलने का शुरू करा, हाउसिंग लॉबी से मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉबी से प्रेशर आया तो माइग्रेंट वर्कर्स को वापस आने से रोक दिया। तो बहुत हैपेजर्ड पॉलिसी है। लेकिन लॉकडाउन जिन देशों ने नहीं किया उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया, जिन्होंने किया उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा टेस्टिंग, आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। हमने, मुझे नहीं लगता, दोनों ही करी। तो ये जो नंबर्स भी हम देख रहे हैं 4,000 5,000 पर डे, ये प्रोबेबली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमने इतनी एक्सटेंसिव करी नहीं लॉकडाउन, और कोई भी स्टेटिस्टिशियन जिसकी थोड़ी सी समझ स्टेटिस्टिक्स की है वो आपको बता सकता है कि अभी वोल्केनो फटने वाला है, और जब वो फटेगा या एवलांश आएगा, जैसे भी आप देखना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरा अनुमान ये है कि इस मई के एंड तक या जून में और ज्यादा, बहुत ज्यादा हम ये प्रॉब्लम्स में घिर जाएंगे, और सारा हेल्थ स्ट्रक्चर चरमरा रहा है। कोरोना की केयर तो एक बात है, क्योंकि यंग लोगों में जब होता है तो शायद सेल्फ क्योरिंग है, और उसी से, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, पीपल गेट बेटर। लेकिन जो बाकी बीमारियों से अगर 3 4 6 महीने हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, तो टीबी से, कैंसर से, किडनी लिवर फेलियर से बहुत ज्यादा नुकसान होगा देश को, जो हेल्थ वाइज। इकोनॉमिकली जो होगा वो तो आपके सामने है। जी डॉक्टर पुनीत बेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए। हमें इस वक्त एक सर्वाइवल पैकेज की ज़रूरत है। एक स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री मांग रही है, एक रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज उसकी ज़रूरत है जो दूरगामी हो, लेकिन फ़िलहाल फ़ौरन सर्वाइवल पैकेज की ज़रूरत है, ऐसा मानना है अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार का। उनका ये कहना है इस सर्वाइवल पैकेज में एक तो गरीब के हाथ में पैसा दिया जाए, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कम से कम 5,000 रुपये राहुल गांधी ने कहा था, 10,000 रुपये अभिजीत बैनर्जी ने कहा है। एक तो ये किया जाए सर्वाइवल पैकेज के लिए। दूसरे, टारगेटेड पीडीएस के जरिए खाना पहुंचाया जाए लोगों तक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, राशन कार्ड हो या ना हो। और तीसरे ये है कि जो हेल्थ सिस्टम है, जैसे डॉक्टर बेदी बता रहे थे, ये चरमराया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, इसको रैंप अप किया जाए, क्योंकि अभी भी जो जंग जारी है वो सरकारी तंत्र के जरिए ही जारी है, जितना भी वो चरमराया हुआ है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।